हेलो हाय एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। दिस इज विशाल मसी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक साइट्स। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13, दैट इज मनी मीनिंग एंड फंक्शंस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। सो वी आर कवरिंग अकॉर्डिंग टू द ISC 2021 सिलेबस, ओके, reduced सिलेबस। दो दिस चैप्टर पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको मैं बताऊंगा इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके कितने मार्क्स के लिए बेसिकली आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे और कितने मार्क्स के लिए बेसिकली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। देखिए, मनी इंपॉर्टेंट क्यों है ना, मनी इकॉनमी में इंपॉर्टेंट क्यों है। और एक बार बता दूं, अगर आपको प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस देखनी है तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैट बॉक्स में दे दूंगा। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं मनी। देखिए, मनी इंपॉर्टेंट क्यों है इकॉनमी में, क्योंकि इससे ट्रेड पॉसिबल हो पाता है। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप जाके देते हो उसको, यू आर पेइंग द मनी, यू आर पेइंग द प्राइस इन द फॉर्म ऑफ मनी ओनली। तो ऑल दोज ट्रेड, जितना भी पूरे वर्ल्ड में ट्रेड पॉसिबल हो पा रहा है, भले वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डोमेस्टिकली जो भी कैसा भी ट्रेड हो रहा है, ठीक है, ऑनलाइन, वो सारा पॉसिबल किससे हो पा रहा है, मनी से हो पा रहा है। तो मनी की भी अपने आप में एक हिस्ट्री रही है और मनी का भी अपना जो इन्वेंशन था, एक डिस्कवरी थी, बहुत बड़ी डिस्कवरी है। जैसे व्हील, फायर, ये बहुत बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है ना साइंस में, वैसे ही इकॉनमी में जो मनी है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। अब इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री मनी की क्या थी। सबसे पहले मनी नहीं होता था इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, है ना। अभी आप देख पा रहे हैं कि जो आपके पास नोट्स होते हैं, है ना, कॉइन्स होते हैं, वो नहीं होता था। सबसे पहले इसका फॉर्म होती थी बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, आपका जो मनी था वो एक तरह का एब्सेंस था इन द फॉर्म ऑफ करेंसी एंड कैश। मान लीजिए मेरे पास राइस है, दूसरे के बंदे के पास वीट है, और इसके पास और उसके पास बेसिकली वीट, उसके पास राइस, उसे राइस चाहिए और मुझे वीट चाहिए। तो मेरे पास राइस है, उसके पास वीट है, तो हम क्या कर लेंगे, हम दोनों एक्सचेंज कर लेंगे बेसिकली, क्योंकि हमें एक दूसरे की चीज़ें चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। अब इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, आपको पता है इससे। तो एक तो आपको वही बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसे वो चीज़ चाहिए जो आपके पास है ना। तो और दूसरी बात है, इसमें एक मेजरमेंट की प्रॉब्लम आ सकती थी कि ये कैसे पता लगेगा कि 5 गेहूँ की वैल्यू 10 kg वेट के बराबर होगी। तो एक तरह का बहुत ज़्यादा वेरिएशंस थी। ठीक है, तो देर वॉज अ सो मैनी प्रॉब्लम्स इन दिस बार्टर सिस्टम। उसको सॉल्व करने के लिए फिर आपका क्या है, कॉइन्स आए। ठीक है, अब कॉइन्स में भी क्या दिक्कत थी, पहले तो गोल्ड कॉइन्स चलते थे, लेकिन आपको पता है गोल्ड इतनी क्वांटिटी में है नहीं। ठीक है, ओके, तो दो पहले बहुत था, लेकिन अब बेसिकली आफ्टर द इन्वेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स, यू नो, जो हमारा गोल्ड है वो बहुत ही, दे हैव टेकन अ सो मच ऑफ गोल्ड, सो विच वॉज वेरी लेस नाउ। सो उसके बाद क्या हुआ, मेटल कॉइन्स आए, है ना, उसके बाद मेटल कॉइन्स आए। ओके, मेटल कॉइन्स आने के बाद उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, करेंसी आई, है ना, पेपर नोट्स जिसे बोलते हैं। करेंसी आने के बाद आपका क्या है, बेसिकली उसके बाद क्या है आपका, एटीएम्स आए। एटीएम्स आप तो सबके पास आजकल होंगे एटीएम्स, ओके। ओके, उसके बाद क्या है आपका डिजिटल मनी आजकल जो चल रहा है, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, ऑल दोज थिंग। तो ये जो छोटी सी एक ब्रीफ हिस्ट्री है, मैंने इसकी आपकी मनी की, वो मैंने एक्सप्लेन कर दी आपको। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, मनी इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द मैनकाइंड। जैसे फायर है, व्हील हो गया, ठीक है, मनी भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पॉसिबल हो पाती हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकॉनमी। अगर इकॉनमी में ट्रेड ना हो तो भैया बहुत चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। ठीक है, बहुत चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। आपको ऑब्वियसली पता है, अगर कोई ट्रेड ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, तो पूरी इकॉनमी चलेगी कैसे बेसिकली। ठीक है, दैट्स वाई मनी 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 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बार्टर एक्सचेंज ऑफ सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने ऑलरेडी बता दिया। दो इसकी डेफिनेशन आप जरूर याद रख लीजिएगा कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज डायरेक्टली विद द अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो आपके पास है वो किसी और को चाहिए, और उसके पास है जो आपको चाहिए, तो बेसिकली आप एक्सचेंज कर लेंगे। सो दैट इज़ अ बार्टर सिस्टम। अब इसकी बहुत 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 प्रॉब्लम्स थी। देखिए, प्रॉब्लम्स पढ़ लेते हैं। सबसे बड़े, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब होता है कि मतलब कि ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके पास जो है उसको उस दूसरे बंदे के पास वो है, और उसे वही चाहिए जो आपके पास है। तो ऐसा अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो मार्केट में पता नहीं कितना टाइम आपको वेस्ट हो जाएगा। तो आपको दैट इज़ अ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। दूसरी बात है लैक ऑफ कॉमन यूनिट। कोई कॉमन यूनिट नहीं है ना। अब ये कैसे कह सकते हैं कि भैया 1 kg की राइस जो है वो इक्वल टू द 5 kg ऑफ वीट है। ओके, सो देर वर द सो मैनी इशूज इन दैट। ओके, नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज। when a person has a large and indivisible commodity which he wants to exchange for a small commodity for a other commodity. Okay, problem of exchange when a person has a large and indivisible। देखिए,
और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि अगर पर्सन के पास क्या है कि बहुत बड़ी कोई कमोडिटी है, कोई लार्ज है, जिसे अब डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो उसे छोटी चीज़ के लिए कैसे एक्सचेंज करेगा, है ना। देन लैक ऑफ रिलायबल, कोई रिलायबल मेथड नहीं है स्टोर करने का वेल्थ का। ओके, डिफिकल्टी इन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर फ्यूचर पे फॉर द फ्यूचर पेमेंट्स। एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते आप, है ना। ये थोड़ी कह सकते हो 10 साल बाद मैं इतने केजी आपको गेहूँ दूंगा, क्योंकि हमें नहीं पता उसके बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी। ओके, बचेगा नहीं बचेगा। सो देर वॉज सो मैनी प्रॉब्लम्स। ओके, सो इसमें से 2 या 3 प्रॉब्लम्स आप याद रख सकते हैं फॉर द एग्जाम, दैट्स मोर देन इनफ। ओके, देन नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीनिंग ऑफ मनी। अब यहाँ पे 2 मार्क्स की एक डेफिनेशन आ सकती है आपकी कि व्हाट इज मनी, मीन्स यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ मनी। सो मनी इज, या आप ये लिख सकते हैं, दैट इज अ जर्नल डेफिनेशन, दैट ही डिफाइंस मनी एज anything that is generally acceptable as means of exchange at that same time act as a measure and the store of value। तो मनी क्या है एक्चुअली, बेसिकली आपका क्या है, तो मीन्स ऑफ एक्सचेंज है। दूसरा बात है एट द सेम टाइम एक एक्ट ऐसा मेजर एंड स्टोर ऑफ, इसे स्टोर भी कर सकते हैं आप, इसकी एक मेजरमेंट भी ले सकते हैं। हर एक चीज़ की देखिए मेजर किया जाता है मनी में, है ना। एक बिस्किट 5 रुपये का है, 10 रुपये का है, एक जो है आपका फ़ोन 10,000 का है, 15,000 का, तो हर एक चीज़ जो है मेजर की जाती है इन द फॉर्म ऑफ मनी एंड विच इज़ जनरली एक्सेप्टेबल। इसे आप मना नहीं कर सकते। आप इंडिया में कोई भी कोने में चले जाइए, अगर आप उसे करेंसी दे रहे हैं, आप वो ये नहीं कह सकता कि मुझे करेंसी नहीं चाहिए और मैं चीज़ नहीं दे रहा ये, ठीक है। सो नो बडी कैन रिफ्यूज़ इट। ओके, सो द मोस्ट सुटेबल डेफिनेशन ऑफ द मनी फॉर टू रीजन, तो ये मोस्ट सुटेबल डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। दूसरी बात है इट लेज स्ट्रेस ऑन द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, ठीक है, जर्नली एक्सेप्टेबल, और ये दूसरी बात है जर्नल एक्सेप्टेबल है, नो बडी कैन रिफ्यूज़ इट, फाइन। तो ज़्यादा इस पर ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको डेफिनेशन बता दी मैंने, वही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका काइंड्स ऑफ मनी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी 2 मार्क्स के लिए आ सकता है कि व्हाट इज़ डिपॉजिट मनी, ओके, व्हाट इज़ करेंसी एंड कॉइन्स और एंड पेपर करेंसी बेसिकली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आ सकती हैं आपकी। तो सबसे पहला है आपका टोकन मनी। देखिए टोकन मनी क्या होता है, टोकन मनी इज़ द मनी द फेस वैल्यू ऑफ विच इज़ मोर देन इट मेटेलिक और इंस्टेंटिक्स वैल्यू। कहने का मतलब है, देख लीजिए, मान लीजिए कि अगर आपका 10 रुपीज़ का कॉइन आता है आपका, लेकिन अगर उसको 10 रुपीज़ के कॉइन की एक्चुअली में वैल्यू क्या होगी, मतलब मेरे कहने का मतलब है जो मेटल इसमें यूज़ किया गया है, तो 10 रुपये की जो मेटल की वैल्यू हार्डली 1 रुपी होगी उस मेटल की वैल्यू, है ना, ₹1 ही होगी। लेकिन जो उसकी ओवरऑल वैल्यू है, क्योंकि सिंस उसमें जो 10 रुपीज़ है वो कार्व कर दिया गया है, तो उसकी वैल्यू 10 रुपीज़ हो जाती है। सो दैट इज़ कॉल्ड टोकन मनी, कि भैया जो उसमें जो जो आपकी जो वैल्यू लिखी गई है, वो जो उसके चक्कर में या उसके रीज़न की वजह से जो पूरी जो उस कॉइन की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो आपने कॉइन यूज़ किया है, ठीक है, अगर आप उसकी अलग से वैल्यू लेंगे तो हार्डली वो 1 रुपी की भी नहीं होगी कॉइन, अगर उसे बेचना चाहेंगे आप, कि उसे अगर आप उसे लोहे या बेसिकली कबाड़ी वाले को बेचेंगे, अगर अगर उसे किलो के हिसाब से बेचेंगे तो उसकी वैल्यू बहुत कम जाएगी, है ना। लेकिन अगर उसे आप अगर उसमें ₹10 ऐसे कार्व किया गया है, और सिंस इट इज़ एंड बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। सो दैट इज़ कॉल्ड द टोकन मनी। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। सो टोकन मनी दीज डेज आर यूजुअली मेड ऑफ चीप मेटल्स, चीप मेटल्स द्वारा बनाए जाते हैं आजकल, ठीक है, जैसे निकल, कॉपर, ब्रॉन्ज, ठीक है। तो मेटल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिकली जो उस पर लिखा जाता है ₹10 और जो गवर्नमेंट द्वारा उसमें उसको सैंक्शन किया जाता है, बैक किया जाता है, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई इट हैज़ द मोर वैल्यू। तो सिंपली ये सारे आपके टोकन मनी की आपके क्या है एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका दैट इज़ अ करेंसी नोट्स। ओके, करेंसी नोट ऑलरेडी आपको पता ही है करेंसी नोट्स क्या होते हैं, ₹5, 10, 20, 50, 500, ओके, एंड 2000 रुपीज़ आपके रिसेंटली, पहले 1000 का भी होता था, लेकिन आफ्टर डिमोनेटाइजेशन उसे बंद कर दिया गया, और अभी तक उसे जो आरबीआई अभी नहीं छाप रही, एंड इन द फ्यूचर मे बी दिस विल बी अगेन पब्लिश्ड, ओके, वॉट एवर मे बी, सो लीव इट। ओके, सो फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है कि जो ये हमारे जो करेंसी नोट्स हैं, और ये जो है, एंड इट इज़ पेपर करेंसी एंड विच इज़ ओनली इशूड बाय द आरबीआई। तो आप कह सकते हो कि करेंसी नोट्स में ना, करेंसी नोट्स में क्या है, आरबीआई की मोनोपोली है, मतलब आरबीआई ही छाप सकता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट 1 रुपी कॉइन, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड 1 रुपी कॉइन, ठीक है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापती है। बाकी जितना भी जो है आपका मनी है 1 रुपी के अलावा, वो सिर्फ आरबीआई के हाथ में होता है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, दैट इज़ ए कन्वर्टिबल मनी। ओके, कन्वर्टिबल मनी क्या होता है,
देखिए, इनिशियली सेंट्रल बैंक इशूड अ करेंसी दैट वाज फुली कन्वर्टिबल टू गोल्ड, इट वाज देयरफॉर नोन एज कन्वर्टिबल मनी। देखिए, कन्वर्टिबल मनी सिंपल क्या है कि जितनी आप करेंसी छाप रहे हैं उतना ही आपके पास गोल्ड होना चाहिए। सो ठीक है, दैट वाज अ कन्वर्टिबल मनी। सो मीन्स जितनी आपके पास एक्चुअली गोल्ड की क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी में आपका क्या है, अब बेसिकली आपको क्या करना पड़ता था, आपको अपनी करेंसी छापनी पड़ती थी, या उतनी करेंसी आप छाप सकते थे। सो दैट वाज फुली कन्वर्टिबल टू गोल्ड, सो दैट इज कॉल्ड द कन्वर्टिबल मनी। ओके ओके, बट दीज डेज इट इज़ नॉट अ कंपलसरी। अगर आज की डेट में अगर आरबीआई को करेंसी छापनी है तो आरबीआई को 200 करोड़ का एक का रिजर्व रखना पड़ता है, जिसमें 115 करोड़ आपका क्या है, आपका फॉरेन करेंसी में डॉलर्स हैं दूसरी, और बाकी जितना भी अमाउंट है 200 करोड़ में जब अगर 115 आप माइनस कर देंगे, जितना बाकी बचा दैट हैज़ टू बी केप्ट इन द गोल्ड। ओके, एंड कीपिंग दिस आरबीआई कैन इशू एज मच ऑफ करेंसी एज फ्रेश करेंसी एज दे वांट। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। ओके, चलिए देखिए, आप यहाँ पे लिखा भी है। ओके, फ्रॉम दैट टाइम, ओके, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अबंडेंट गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी के पास गोल्ड है ही नहीं, वो तो नोट छाप ही नहीं पाएगा ना। फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स पेपर मनी बिकेम इनकन्वर्टिबल, सो देर इज नो कंपल्शन फॉर द सेंट्रल बैंक टू एक्सचेंज इट टू द गोल्ड। Okay, fine. So paper, so I hope I am very very clear. So in convertible paper money acts as a money because people has a confidence in it and it has a issued fiat of the government. बेसिकली क्या है, देखिए, इन कन्वर्टिबल पेपर करेंसी क्या है, इसके पीछे कोई गोल्ड नहीं रखा गया, लेकिन बस सिंपली जो उस पर कार्व कर दिया गया, मान लीजिए 10 रुपीज़ का नोट है, सिंस यहाँ पर आई प्रॉमिस टू बे द बेयर, वो सब चीज़ें लिख दी जाती हैं। सो दैट्स वाई इट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके एंड इट इज़ इशूड ऑन द ऑर्डर एंड द फियाट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के ऑर्डर पे ही ये इशू किया जाता है। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड हैंस इट इज़ कॉल्ड लीगल टेंडर। लीगल टेंडर कहने का मतलब है कि कोई इसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, इट इज़ लीगली बाउंड। ठीक है, आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। अगर आप कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं इंडिया में, आप ये नहीं कह सकते मुझे इंडियन करेंसी नहीं चाहिए। फाइन, ठीक है। फियाट मनी कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट इशू करती है, जिसे गवर्नमेंट बैक करती है, जैसे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है, सो दैट इज़ कॉल्ड द फियाट मनी। ओके, देन व्हाट इज़ द डिपॉजिट मनी। देखिए, डिपॉजिट मनी क्या है, तो डिपॉजिट मनी इसे बैंक मनी बोला जाता है, रिफर्स टू अ डिपॉजिट्स हेल्ड विद द बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ द चेक्स कैन बी ड्रॉन, है ना। जब भी आप चेक से निकाल लीजिए, एटीएम से निकाल लीजिए, पासबुक से निकाल लीजिए, वॉट एवर मे बी। ठीक है, तो बैंक मनी क्या है, सिंपली जो आपका पैसा है बैंकों के पास, और बैंक ने उसे क्या रखा है, सेफ रखा है। ठीक है, ओके, सो जब भी आप चाहें जाके आप ड्रॉ कर सकते हैं नोट्स एंड द कॉइन्स। ओके, इफ़ यू वांट एज पर योर नीड। फाइन, यू कैन इवन ट्रांसफ़र टू वन, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बैंक के, वो अलग चीज़ है, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। सो फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है। ठीक है, चेक का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चेक छोड़ दीजिए, चेक नहीं आएगा इतना। ओके, देन एक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ अ लीगल टेंडर। ओके, लीगल टेंडर मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कॉइन्स एंड करेंसी आर द लीगल टेंडर, दे हैव अ लीगल सैंक्शन और द बैकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, दे सर्व एज अ मनी ऑन द फियाट ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। तो बेसिकली लीगल टेंडर क्या है, लीगल टेंडर वो मनी है जिसे गवर्नमेंट बैक करती है। ये एक लीगल सैंक्शन होता है, इसको कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द लीगल टेंडर मनी। फाइन, ओके, सिंपली दैट नेक्स्ट इज अ लीगल टेंडर मनी में भी। देखिए, जो लीगल टेंडर मनी है वो क्या हो सकता है, एक लिमिटेड भी हो सकता है, एक अनलिमिटेड भी हो सकता है। अब लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर क्या होता है, लिमिटेड लीगल टेंडर आपका इज अ मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ लीगल टेंडर ओनली अप टू द सर्टेन मैक्सिमम अमाउंट, इट कैन नॉट बी फोर्स्ड अपॉन द पीपल बियॉन्ड दैट लिमिट। इन इंडिया कॉइन्स ऑफ द स्मॉल डिनोमिनेशन नेमली रुपीज़ 5, 10, 20 and 25 पैसा कॉइन आर कॉल्ड द लीगल टेंडर मनी अप टू रुपीज़ 25। देखिए, अब कहने की मतलब है कि जो आपका, देखिए, जो लीगल टेंडर मनी है ना, लीगल टेंडर मनी वो दो टाइप का, एक तो लिमिटेड और एक आपका अनलिमिटेड। अब होता क्या था कि अब पहले क्या होता था, जो 5 रुपये, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे के कॉइन्स थे वो चलते थे, तो उसको आप क्या कर सकते थे, अप टू ₹25 आप उसे रिफ्यूज़ कर सकते थे कि भैया इन सबको मिला के मैं 25 रुपये तक ही लूँगा, क्योंकि आपके लिए बहुत डाइसी हो जाता था, आपको काउंट करने में दिक्कत आती थी। ठीक है, इसलिए आप अप टू 25 रुपीज़ से एक्सेप्ट कर सकते थे। उसके बाद आप चाहे तो मना कर सकते हैं उसको कि भैया नहीं, मुझे बड़े नोट चाहिए। लेकिन अनलिमिटेड क्या है, जो आपके जितना भी 1 रुपया है, आपका 5 रुपया है, 10 रुपया है, आपके जितने भी फिर 50 का, 20 का, उसको आप मना नहीं कर सकते। वो अगर भले ही आपको 1 रुपये 1 करोड़ में 1 करोड़ दे, तो आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं।
ठीक है, यू कैन नॉट रिफ्यूज इट, फाइन फाइन, ओके। सो अनलिमिटेड लीगल टेंडर ऑन अदर हैंड, दैट मनी विच अ पर्सन हैज टू एक्सेप्ट विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट, यू हैव दैट पर्सन हैज़ टू एक्सेप्ट। तो खैर अब एक बार चीज़ समझ लीजिए कि जो लिमिटेड टेंडर मनी है वो अब एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें अब बंद हो चुकी हैं इंडिया में, ठीक है। लेकिन एज़ पर द स्टडीज़ आपको ये पता होना चाहिए। तो इस समय आप कह सकते हैं हमारी जो करेंसी है वो सारी ही अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, ठीक है। लिमिटेड लीगल टेंडर अब एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमारे जो रुपीज़ 5, 10, 25 पैसे अब चलते ही नहीं हैं इकॉनमी में, ठीक है। अगर कहीं चलते होंगे तो अगर मान लीजिए कहीं एक्सेप्ट होते भी होंगे आज की डेट में, आई हैव नो नॉलेज अबाउट इट, मान लीजिए अगर होते भी हैं तो दे कैन रिफ्यूज अप टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ₹25, ठीक है। अब आ जाइए फंक्शन ऑफ मनी में। देखिए मैंने फंक्शन ऑफ मनी अलग से एक नोट्स से कंप्लीट कर रखा है, मैं उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लीज़ आप उसके भी एक बार पढ़ लीजिएगा। इट इज़ अ फुल्ली क्वेश्चन, आई हैव गिवन द नोट्स फॉर द 6 मार्क्स, ठीक है। तो जो फंक्शन ऑफ मनी, मनी के फंक्शन बेसिकली क्या है, देखिए 3 फंक्शन होते हैं जो मनी के फंक्शन है, दैट इज़ अ प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटिंजेंट फंक्शन। अब आपका ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, जिसमें आपको 2 पॉइंट्स इसके लिखना, 2 पॉइंट्स इसके लिखिएगा, 2 पॉइंट्स इसके लिखिएगा, एंड दिस विल गिव अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन टू द एग्जामिनर बिकॉज सिंस यू आर मैंशनिंग ऑल 3 पॉइंट्स, ओके फाइन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले मतलब जो सबसे मेन फंक्शन है दैट इज अ प्राइमरी फंक्शन। मेन फंक्शन कहने का यहाँ मतलब है कि मनी जिस चीज़ के लिए बनाया गया था, जो फंक्शन ऑफ मनी जिसके लिए मतलब इसे मनी को इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट वाज द फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन वाज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कि मान लीजिए आपके पास मनी है और दूसरे के पास गुड्स एंड सर्विस है, तो सिंपली आप उसे मनी दे के गुड्स एंड सर्विसेज ले सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बाकी नोट्स के लिए मैं उसकी अलग वीडियो नीचे दे रखी है, कितना आपको इसमें से लिखना है वो मैंने उसमें मेंशन कर रखा है, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आपको इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेजर ऑफ वैल्यू। मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जैसे हम क्या करते हैं कि हम वेट को कैसे नापते हैं, 1 किलोग्राम है ना, एक जैसे 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, तो बेसिकली वेट का मेजरमेंट क्या है, एक वेट का मेजरमेंट आपका किलोग्राम हम यूज़ कर लेते हैं, इवन या इवन ग्राम, ठीक है। ऐसे ही मान लो कोई चीज़ नापनी है, डिस्टेंस नापनी है 2 सिटीज, हम किलोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो एक वैल्यू होती है किसी की भी वैल्यू, किसी भी कॉमोडिटी की वैल्यू, वो किसमें बेसिकली आपकी बेसिकली उसको कैसे मेजर किया जाता है, प्राइस से मेजर किया जाता है, ठीक है। और प्राइस एक्चुअली है क्या, मनी ही है, फाइन। तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी लिखा है वी कैन एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इन द टर्म्स ऑफ मनी, इट्स नोन एज प्राइस, सो प्राइस इज नथिंग बट द मनी ओनली, फाइन। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद दिस, फाइन। चलिए नेक्स्ट है आपका दैट इज अ सेकेंडरी फंक्शन, ओके। आई होप आई हैव कंप्लीटेड ऑल, यस। नेक्स्ट इज अ सेकेंडरी फंक्शंस, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला है आपका स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए 2 मार्क्स के लिए अलग से भी आ जाता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फाइन। तो ये होता क्या है, सिंपल सी बात है, मनी सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, एक्टिंग एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मीन्स पेमेंट टू बी मेड इन द फ्यूचर कैन बी स्टेटेड इन द मनी टर्म्स, ओके। मान लीजिए कि आप कोई शॉप पे गए, ठीक है, आप एक मतलब एक इंडिविजुअल हैं, यू वेंट टू द शॉप, ठीक है, शॉपकीपर के पास गए, आपने कोई चीज़ खरीदी और इसने आपको दे दी। आपने बोला कि भैया ये जो है 5 लाख रुपए हैं, मैं आपको 3 महीने बाद दूंगा, ठीक है। तो शॉपकीपर, मान लीजिए आपकी बहुत अच्छी जान पहचान है, तो शॉपकीपर कहता था ओके, ठीक है। तो बेसिकली आपने हुआ कि ये ट्रेड हुआ और आपने क्या किया, डेफर्ड पेमेंट की, मतलब फ्यूचर पेमेंट की इन द फॉर्म ऑफ मनी, है ना। तो कहने के मतलब है जो भी फ्यूचर पेमेंट करनी होती हैं, या आप कह सकते हो बेसिकली आप क्रेडिट लेना होता है, या बेसिकली आपको एक तो फ्यूचर में अगर आपको एक फैसिलिटी चाहिए कि पेमेंट करनी है, तो बेसिकली वो किस टर्म्स में होता है, मनी टर्म्स में होता है। तो फ्यूचर पेमेंट कैसे पॉसिबल हो पाई, मनी के फॉर्म में पॉसिबल हो पाई, सो विच इज़ मेकिंग अ लॉट्स ऑफ ट्रेड इन द कंट्री, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं अगर मनी नहीं होता तो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट पॉसिबल नहीं हो पाती, तो यहाँ तक लिख सकते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज दैट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये थोड़ा सा सॉरी इसे स्कैन करते हुए थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, शायद क्लियर नहीं है, बट आपकी बुक में आप क्लियर देख सकते हैं, बट मैं आपको समझा दूंगा। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होता है, मनी सर्व्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, पीपल कैन कीप देयर वेल्थ। देखो सिंपल सी बात है, एक तो आपकी जो वेल्थ है, ये जो मनी है आपकी वेल्थ ही है, इसे आप स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो 5 लाख रुपीज़ अगर
आपके पास पड़े हुए हैं तो 5 लाख रुपीज़ वो जब आप निकालेंगे 5 साल 10 साल बाद तो चलेंगे नहीं, है ना। ऐसे होता नहीं है, रेयर चांसेस है वो डिमोनेटाइजेशन एक बार हो गई तो वो एक अलग इशू है, लेकिन ऐसा कोई ऐसे चांसेस नहीं होते कि मतलब आपके पास जितनी भी मान लीजिए 400 करोड़ है 200 करोड़ है, ठीक है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है रखने की, कैश अपन इतना नहीं रख सकते, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपीज़ 5 लाख रुपीज़ पड़े हैं आपके पास इन द कैश और इन द नोट्स कॉइन्स वॉट एवर मे बी, सो यू कैन स्टोर इट, ओके, यू कैन कीप इट सेफली एंड यू कैन यूज इट आफ्टर द 5-10 years वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। इवन यू कैन स्टोर इन द बैंक्स ऑल्सो, तो आजकल लोग जो है घर पे ना रखते हुए आपका बैंकों में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। सो मनी कैन ऑल्सो कैन बी अ स्टोर, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि एक तरह से ये क्या करता है, वैल्यू को ट्रांसफर कर देता है। जैसे मान लीजिए इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, व्हेन वी बाय अ पेन फॉर ₹20 फ्रॉम अ शॉपकीपर वी देयर बाय ट्रांसफरिंग। हम करते हैं क्या बेसिकली, मान लीजिए ये शॉपकीपर है, मान लीजिए आप हैं और ये शॉपकीपर है, आप इसने क्या किया, आपने इसको 20 रुपये दिए और इसने आपको क्या दिया, एक पेन दिया। तो बेसिकली आपने क्या किया, यहाँ पे एक 20 रुपये की जो वैल्यू है वो ट्रांसफ़र करके इसको दे दी, है ना। अब आगे किसी और को देगा तो आगे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। सिंपल सी बात है, मनी सर्व्स एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसफर वैल्यू। द फंक्शन ऑफ द मनी अराइसेस फ्रॉम द जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी। और ये फंक्शन कैसे पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि जर्नली एक्सेप्टेबल है। अब इस शॉपकीपर को बहुत अच्छे से पता है कि 20 रुपये चल जाएंगे और ये आगे किसी को दे देगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन, ओके। सो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट स्टेप दैट इज आपका कंटिंजेंट फंक्शन। कंटिंजेंट फंक्शंस क्या होता है, ओके, इट इज़ अ थर्ड टाइप, सो इट हैज़ अ मोर पॉइंट बट आप 2 पॉइंट्स कोई भी याद रख लीजिएगा। फर्स्ट है दैट इज अ मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, देखिए यूटिलिटी क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। सो रेशनल कंज्यूमर ऑलवेज, जो भी कोई भी रेशनल मतलब समझदार जो एक कंज्यूमर होगा वो हर समय अपनी यूटिलिटी जो है अपनी जो मैक्सिमम करने की कोशिश करेगा, आपको पता है, ऑन द परचेसिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सो कंज्यूमर विल मैक्सिमाइज हिज टोटल यूटिलिटी इफ द रेशियोज ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट कॉमोडिटीज इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। देखिए आपको सिंपल सी बात है कि जो यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। ये जो आप जो कोई भी कंज्यूमर इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है या टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम लेने की कोशिश करता है, वो किसके इक्वल होती है, आपके प्राइस ऑफ द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ द टू गुड्स। मीन्स मान लीजिए वो 2 गुड्स खरीद रहा है तो PX अपॉन PY। तो ये जो प्राइस हो रही है आपने ये, दैट इज एक्चुअली इट इज़ अ कम्स अंडर द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, ठीक है, ओके। और एक आप था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द वन कमोडिटी केस। एक तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस। टू कमोडिटी केस को लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी बोला जाता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या था कि जो यूटिलिटी है वो किसके इक्वल होती है, हमारी PX ओवर PY के बराबर। तो बेसिकली ये है क्या, ये प्राइस क्या है, मनी है। तो बेसिकली आपका जो मनी है वो हेल्प करता है आपको बताने के लिए कि आपकी जो यूटिलिटी है वो कब मैक्सिमम हो पा रही है, ठीक है। दैट नेक्स्ट इज अ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स क्या है, एवरी प्रोड्यूसर, देखिए कोई भी जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है, अपना मैक्सिमम कोशिश करता है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है, वाइल एम्प्लॉइंग द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और उसे क्या यूज़ करने पड़ते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल डिनोटेड बाय के, एंड एंटरप्रेन्योर मतलब एक तरह का जो है मालिक। अब इनको क्या देना पड़ते हैं, आपको पता है कि जो लैंड को रेंट देना पड़ता है, लेबर को वेजेस देनी पड़ती है, कैपिटल को इंटरेस्ट देना पड़ता है और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में डिफाइन होती है, मनी में ही तो होती हैं, है ना। अगर लेबर को आप क्या देंगे, मनी ही देंगे, कैपिटल को आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो मनी के फॉर्म में ही पे करेंगे। तो वो सारी चीज़ें किसकी हैं, आपकी मनी के फॉर्म में ही, मनी के टर्म्स में ही बेसिकली आपकी शो होती हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो थर्ड है दैट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नेशनल इनकम। देखिए नेशनल इनकम क्या है, हमारी हमारी जो बेसिकली पूरे देश की इनकम, तो वो भी देखा जाए तो हमारी किस में, मनी के टर्म्स में आती है। GDP एक तरह का नेशनल इनकम है, हमारी एग्रीगेट है नेशनल इनकम का, है ना। तो GDP अगर हमारे बोल लेते हैं अगर कि हमारी $3 ट्रिलियन है, ओके, $3 है इस समय, तो ये किस फॉर्म में है, मनी के फॉर्म में ही है, भले से आप रुपीस में करें भले डॉलर्स में करें, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो हमारी नेशनल इनकम है वो भी किस में हम डिफाइन करते हैं, मनी टर्म्स में ही डिफाइन करते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ द क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम का यहाँ मतलब है कि जितने भी आपका बैंकिंग सिस्टम है,
ठीक है। भले जो भी आपके बैंकिंग सिस्टम है, भले वो चेक हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, ये सारे के सारे पॉसिबल तभी हो पाते हैं जब इट इज़ बैक्ड बाय द मनी, ठीक है। सो मनी इज़ बैक ऑफ ऑल द क्रेडिट। तो जितनी भी आपकी बैंकिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितनी भी आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितने भी आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो सारी की सारी आपका किससे पॉसिबल है? मनी के से ही पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके 4 पॉइंट्स थे। तो मनी और फंक्शंस ऑफ मनी, देखिए बहुत चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। प्राइमरी में 2 हैं, ठीक है, सेकेंडरी में आपके 3 थे, ठीक है, और कंटिंजेंट में आपके 4 थे। तो 6 मार्क्स के लिए कोई भी दिए 2 तो आप पढ़ ही लीजिएगा, इसके कोई भी 2 पॉइंट्स और इसके कोई भी 2 पॉइंट्स, तो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ मनी आपके ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कोई भी 2 पॉइंट्स लिख लीजिएगा। बहुत सिंपल सी बात है कि एक तो इंपॉर्टेंस ऑफ मनी कंज्यूमर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंज्यूमर्स के लिए इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लेबर है उसे जो है वेजेस मनी में ही मिलती हैं, अगर उसे कुछ खरीदना है तो मनी में ही खरीदना है, ठीक है। जितने भी जो प्राइस होता है गुड्स एंड सर्विसेज का वो मनी में ही होता है, ठीक है। सो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट। और आप इसके कोई भी 2-3 पॉइंट्स कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। सिग्निफिकेंस ऑफ मनी इन द ट्रेड, मनी ट्रेड के आपको पता है जो मनी के बिना ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है, ओके। और द यूज ऑफ मनी हैज़ सिंप्लीफाइड द एक्सचेंज एंड प्रमोटेड द ट्रेड नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है, दोनों लेवल पे जो है प्रमोट किया जाता है। और ये कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब आपका जो कैपिटल है दिन पर दिन ऐड होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, विच इज़ हाउ इट इज़ पॉसिबल। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कैपिटल बड़ा हो जाता है। अब इन्वेस्ट कैसे करेंगे? मनी के फॉर्म में ही आप इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। सो सेविंग्स जो है वो भी मनी के फॉर्म में होती हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ओके। सो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर 2 to 3 पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे शुरू होता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक क्वेश्चन जो आता है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, वो भी पढ़ लेंगे, इसी के अंडर आता है। वो 101% तो को पूछा जाता है। देखिए इसमें जो ओवरऑल 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक है आपका फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है, फंक्शंस ऑफ मनी, है ना। और एक आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेजर्स ऑफ द मनी सप्लाई इन इंडिया, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें एक क्वेश्चन तो आपका डेफिनेटली 6 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले मनी सप्लाई की डेफिनेशन क्या होती है? सप्लाई ऑफ मनी रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विच पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा मीन्स ऑफ पेमेंट्स एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो बेसिकली सप्लाई ऑफ मनी क्या है कि इस समय कितना जो मनी है बेसिकली पब्लिक के पास है, या आप कह सकते हो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंपली द सप्लाई ऑफ मनी। बाकी ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, तो सबसे इसके बाद हम पढ़ेंगे दैट इज़ अ कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई के कॉम्पोनेंट्स क्या हैं, कैसे मनी सप्लाई हो रही है? एक तो करेंसी से हो रही है ना, करेंसी जितने भी लोगों के पॉकेट्स में पैसे पड़े हुए हैं, है ना, तो वो उससे हो रही है। और इसे इशू कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, बेसिकली आरबीआई करती है, सेंट्रल बैंक करती है, ठीक है। सो दिस आर द करेंसी, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। सो पेपर नोट्स एंड द करेंसी, पेपर नोट्स and the coins are the node are the currency and which is also important component of the money supply। बेसिकली मनी सप्लाई क्या है कि मार्केट में मनी कितना सर्कुलेट हो रहा है, तो एक तो करेंसी से हो रहा है। करेंसी में क्या आते हैं? आपके पेपर नोट्स आते हैं और आपके पेपर नोट्स आते हैं और आपके बेसिकली कॉइन्स आते हैं, ठीक है। और इसे इशू कौन करता है? इशू सेंट्रल बैंक करता है, एक्सेप्ट द 1 रुपी कॉइन। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो 1 रुपी कॉइन है वो आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो इशू करती है, ठीक है। आप इसे पढ़ भी सकते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, कि जो 1 रुपी कॉइन है दैट इज़ इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वेरस जो है आपकी जो आरबीआई है वो 1 रुपये की से जितनी बड़ी करेंसी है वो आरबीआई इशू करती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इशू द 1 रुपी नोट्स, ठीक है, अदर देन द अदर नोट्स ऑफ हायर डिनोमिनेशन एंड कॉइन्स आर इशूड बाय द आरबीआई ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है डिपॉजिट मनी। अब ये जो डिपॉजिट मनी क्या है? बेसिकली बैंक मनी, जो बैंकों में डिपॉजिट किया जाता है। बैंकों में कौन कौन सा मनी है? एक तो आपका जो सेविंग अकाउंट्स के अंडर आता है, करंट अकाउंट के अंडर आता है ना, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं आपके, अलग अलग डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं। फिक्स्ड अकाउंट होता है आपका, देन आपका रिकरिंग आरडी होती है ना। तो ये सारे डिफरेंट अकाउंट्स में आप क्या करते हैं? डिपॉजिट मनी करते हो। तो वो सारा पैसा भी बेसिकली एक तरह का मनी सप्लाई ही है, ठीक है, ओके, फाइन।
देखो अब जो जर्नल मनी सप्लाई है, देखिए जर्नल मनी सप्लाई है, एक तो मनी मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया है, ये अलग टॉपिक है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके मनी सप्लाई ये जर्नल है, ठीक है, दिस इज़ जर्नल। ओके, दिस इज़ जर्नल जो आम तौर पे हर जगह पे माना जाता है। एक तो आपका M1 है, M2 है। मैं पहले बता रहा हूँ कि एक तो इंडिया के रिस्पेक्ट में मनी सप्लाई अलग है। ये जो दोनों हैं M1 M2 एक जर्नल मनी सप्लाई है। तो M1 क्या है, एक तरह का मनी सप्लाई का, M1 क्या है, ये M1 M2 एक तरह का मनी सप्लाईज हैं। वॉट M1 इज सेइंग, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। तो बेसिकली क्या है M1 क्या है कि जितनी भी करेंसी हम लोगों के पास है, मतलब पब्लिक के पास है, प्लस डिमांड डिपॉजिट क्या है, बैंकों के पास जो हमारा पैसा है, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट यहाँ कहने का मतलब, देखिए डिमांड डिपॉजिट मतलब होता है कि मतलब जाके आप मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट है, ठीक है, उसमें 1 लाख रुपए जमा है, तो वो क्या है आपका डिमांड डिपॉजिट्स है कि जब मर्जी चाहे आप जाके उसे निकाल सकते हैं। सो डिमांड डिपॉजिट्स आर बाय द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जितने भी आपके SBI PNB ये सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा M1। और M2 क्या होता है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, मतलब जितनी पब्लिक के पास है, डिमांड डिपॉजिट प्लस द टाइम डिपॉजिट। देखिए टाइम डिपॉजिट क्या होता है हमारे RD, रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट है ना। हम कुछ क्या करते हैं हर साल, मान लो हर महीने हम कुछ सेविंग कर रहे हैं 1-1 हज़ार की, और 5 साल के लिए हमने करा हुआ है, तो आप उसे एकदम नहीं निकाल सकते है ना। डिमांड डिपॉजिट होते हैं कि आप एकदम निकाल पाए, मतलब आज चाहिए तो आज ही निकाल लिया, ठीक है। RD क्या होता है, एक टाइम के बाद, मतलब 5 साल। और FD का भी ऐसा है, FD में क्या होता है, आप पर्टिकुलर एक अमाउंट होता है एक ही बार में फिक्स कर देते हैं। RD में हर मंथ देते रहते हैं, लेकिन FD में क्या होता है एक ही बार में सारा अमाउंट दे देते हैं और आप कहते हैं मुझे 10 साल बाद दीजिएगा और इस इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो वो सारा पैसा भी क्या आ जाता है आपका, ठीक है, हेल्ड बाय द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। तो अब ये कह सकते हैं कि बेसिकली जो M2 है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें जो टाइम डिपॉजिट है वो भी आ जाते हैं, वेरस जो M1 है उसमें सिर्फ वही आता है, एक तो जो करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक और दूसरा डिमांड डिपॉजिट, बेसिकली जितना लोग जाके एकदम से करेंसी निकाल सकते हैं बैंकों से, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट, दैट इज अ मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। ये तो दोनों जनरल थी, ठीक है। हम यहाँ पे इंडिया की बात करेंगे। अब इंडिया में जो किया जाता है, देखिए सबसे पहला है M1। इंडिया के हिसाब से जो M1 क्या है, देखिए M1 क्या है, ये M1 है एक तरह का मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। M1 मीन्स मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो देखिए इंडिया में क्या है कि जो मनी सप्लाई क्या है, M1 क्या है, सबसे पहले करेंसी मतलब जितनी भी लोगों के पास है, भले वो नोट्स में हो कॉइन्स में हो, पब्लिक के पास है, बेसिकली हम लोगों के पास है, ठीक है। दूसरी बात है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट समझ रहे हैं ना, कि जो आपके सेविंग अकाउंट में बेसिकली पैसा है, आप जब चाहे जाके उसे ATM से, पासबुक से, चेक से विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी बात है दैट इज़ अ अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट क्या है, जो RBI के पास पड़े हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो पैसा है, फॉरेन सेंट्रल बैंक का कुछ पैसा RBI के पास पड़ा है, फॉरेन गवर्नमेंट्स का कुछ पैसा पड़ा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल, मान लीजिए वर्ल्ड बैंक, IMF, उन्होंने जो हमें हमें लोन्स दे रखे हैं, वो सारा पैसा हमारा अदर डिपॉजिट्स के पास होता है। और अदर डिपॉजिट किसके अंडर होते हैं, हमारे RBI के अंडर होते हैं। तो ठीक है, तो M1 क्या हो गया, बेसिकली इंडिया के हिसाब से M1 मतलब जो इंडिया कंसीडर करता है, दैट इज C+DD+OD। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, C+DD, दैट इज दिस अ करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, दिस इज डिमांड डिपॉजिट, एंड दिस इज अ अदर डिपॉजिट विच इज विद द RBI के कौन सा पैसा है, मान लीजिए वर्ल्ड बैंक ने दे दिया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड बैंक हुआ, हमारा IMF हुआ, एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ, ठीक है। ये सारे बैंक्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। ऐसी फॉरेन गवर्नमेंट से भी हम कुछ पैसा ले सकते हैं, मान लीजिए US गवर्नमेंट ने हमें ऐसा एड दिया है या फिर हमने लोन दिया है, वॉट एवर में भी। ऐसे ही फॉरेन सेंट्रल बैंक्स के भी, मान लीजिए कोई फॉरेन सेंट्रल बैंक है, कोई बाहर का बैंक है, जैसे मान लीजिए हमारा सेंट्रल बैंक RBI है, ठीक है। ऐसे US का एक सेंट्रल बैंक है, इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक है, तो वहाँ उनका पैसा हमारे पास कुछ डिपॉजिट रखा है। ऐसे ही पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंडिया के होते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइन, ओके। तो उनका पैसा भी कुछ ना कुछ RBI के पास जमा रहता है, तो वो सारे पैसा भी क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है M1 में, ओके। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा भी है, देखिए M1 इक्वल टू C+DD+OD। नेक्स्ट है M2 क्या होता है, M1+SD क्या होता है, सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस। तो SD इज अ सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। सो व्हाट इज M1, ओके, M1 आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू C+DD+OD। सो M2 इक्वल टू, इसमें M1 पूरा इंक्लूड होगा प्लस SD। तो M2 में क्या, देखिए सिंपल सी बात है, M2 में क्या है आपका, M1 तो पूरा पूरा इंक्लूड होगा ही, प्लस आपका एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, SD,
ठीक है, एस डी ऐड हो जाएगी, दैट इज सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस में हम पैसे, देखिए आप लोगों के ना पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट्स होते हैं, आप चाहें तो बेसिकली जो रूरल प्ले एरियाज है वहाँ बैंक्स नहीं है, तो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया कि वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस है वो भी क्या कर सकते हैं, एक तरह की पासबुक इशू करके, ओके, दे कैन एक तरह का अकाउंट खोल के वहाँ पे, और बेसिकली वो वहाँ पे लोग जो है पैसा जमा कर सकते हैं। ओके, देन M3 क्या है, M3 में क्या आता है आपका, M1 आता है, मतलब ये तो आएगा ही आएगा, प्लस आपका TD आएगा। TD क्या है आपका, टाइम डिपॉजिट्स होता है। टाइम डिपॉजिट यहाँ पर क्या मतलब है, टाइम डिपॉजिट आपका RD और FD, मतलब एक टाइम के बाद ही आप इसी से निकाल सकते हैं, दैट इज अ टाइम डिपॉजिट्स। तो बेसिकली आपका M3 में क्या आएगा, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट जो बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है दैट इज M4 में क्या है आपका, M3 ये पूरा इंक्लूड होगा, प्लस TDP क्या है आपका, टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बेसिकली आपका M4 में क्या है, आपका M3 हो जाएगा, प्लस आपका जितना भी पोस्ट ऑफिस में आपका सेविंग्स है, दैट इज कॉल्ड द TDP। ओके, टोटल पोस्ट ऑफिस सेविंग, टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, ओके, दैट विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड इन। अब ये एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। देखिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक तरह की स्कीम होती है पोस्ट ऑफिस की, जिसे आप एकदम नहीं निकाल सकते, ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होती है बेसिकली, दैट्स वाई इसे इंक्लूड कर दिया, इसे एक्सक्लूड किया जाता है। ओके, दैट्स नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि एकदम आप इसे यूज़ में नहीं ला सकते। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो बेसिकली आपको ये M1 M2 M3 और M1 के फॉर्मूले से याद रखने हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि TDP क्या होता है, TD क्या होता है, SD क्या होता है, OD क्या होता है, DD क्या होता है, C क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर अभी 3 मार्क्स में आएगा तो आप इसे कैसे लिखेंगे, आप इसे इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, आप इसे पूरा लिखेंगे, ऐसा ऐसा नहीं लिखेंगे C+DD+OD, उसमें मार्क्स कट जाएंगे। आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा कि DD क्या है आपका, OD क्या है। ठीक है, ऐसे ही आपको जो M2, कई बच्चे ये लिख के आ जाते हैं छोटा, नहीं, आपको ये लिखना है, ये जो फॉर्मूले ये बड़े बड़े ये आपको ये लिखने हैं, दैट्स देन यू विल गेट अ गुड मार्क्स। ठीक है, उसके नीचे चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, ताकि टीचर का मतलब जो है प्रेजेंटेशन अच्छी लगे टीचर को। सो अदरवाइज दिस मेन थिंग यू हैव टू मेंशन दिस वन। ओके, 4 फॉर्मूलाज, ये हमारे जो है मनी सप्लाई होती है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाईज। ओके, एक चीज़ और होती है दैट इज़ ऑल्सो M0, ये भी होती है। ठीक है, मतलब हमारे कंट्री में M0, M1, M2, M3, M4, ठीक है, दीज आर द, आप कह सकते हो कि तरह 5 टाइप्स के ऑफ मनी सप्लाईज हैं, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन अ कंट्री। सो M0 क्या होता है, देखिए M0 भी होता है, M0 सिंपल सी मतलब होता है, इसे हाई पावर्ड मनी भी बोला जाता है, ध्यान रखिए, इसे हाई पावर्ड मनी भी बोला जाता है। M0 इस करेंसी इन सर्कुलेशन, जितनी भी करेंसी सर्कुलेशन में है इस समय, करेंसी डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विद द RBI, जितना भी जो करेंसी है, करेंसी जो भी कमर्शियल, मान लीजिए SBI है, जितना भी पैसा SBI का जमा है RBI के पास, ठीक है, जितना भी पैसा SBI का RBI के पास जमा है, ठीक है, ऐसा डिपॉजिट्स वो भी इंक्लूड होता है। ओके, एंड अदर डिपॉजिट मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मान लीजिए वर्ल्ड बैंक IMF का वो सारा पैसा आपका इंक्लूड होता है, सो दैट इज अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। तो बेसिकली M0 क्या है, मनी इन द सर्कुलेशन, जितना भी मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, और जितनी भी करेंसी, मतलब जितना भी कमर्शियल बैंक का पैसा RBI के पास है वो इन होगा। और तीसरी चीज़ है अदर डिपॉजिट्स विद द RBI, सो दिस इज कॉल्ड द हाई पावर्ड मनी। और यहाँ पे हाई पावर्ड मनी की आपकी डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं द सेंट्रल बैंक इज समटाइम्स कॉल्ड द हाई पावर्ड मनी, और मॉनेटरी से मॉनेटरी बेस भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। सो इट इज़ अ कंसिस्ट ऑफ द करेंसी एंड द नोट्स। बेसिकली आपको यहाँ तक लिखेगा इसको, और यहाँ से यहाँ तक लिखेगा, और उसके बाद सीधा इसका ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा। सो दैट्स मोर देन इनफ। ओके, so I hope I am very very clear with this topic. So our chapter is over. Okay, I hope you will like this lecture, and please to subscribe my channel, and comment, like and share with your friends. So thank you so much, and within just course of 2 or 3 days I will also come with another chapter explanation. So कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। So thank you so much, God bless.